अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल केस पर समाअत 22 मार्च को मुकर्रर की गई है। अब 12 मार्च को बड़े ऐवानों की बड़ी सीट के लिए बड़ा मुकाबला होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी आमने सामने होंगे। सादिक संजरानी को हुकूमती इत्तेहाद और रियासत का उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक अदम एतमाद 2019 में नाकाम हो चुकी है, जबकि 14 अरकान ने खुफिया रायशुमारी में सादिक संजरानी की हिमायत की और अपोजिशन कुछ ना बिगाड़ पाई थी। इसलिए कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह का अपसेट देने में गिलानी हो या संजरानी, दोनों ही अपनी मिसाल आप हैं। सादिक संजरानी की जीत के लिए हुकूमत ऐलान जंग कर चुकी है और हुकूमत इस जीत को मुमकिन बनाने के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुकी है। बज़ाहिर 100 के ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद के 52 वोट हैं, लेकिन इसहाक डार की गैर मौजूदगी और जमात इस्लामी की सेनेट इंतखाबात से दूरी की बायस मतलूबा हदफ मुमकिन ना हो पाएगा। जीत के लिए हुकूमती इत्तेहाद की कम से कम एक विकेट उड़ानी ही पड़ेगी। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास अब्दुल कादिर को मिलाकर कुल 48 वोट बनते हैं। अवामी नेशनल पार्टी, जो बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमत की इत्तेहादी है, और ANP के नौमुंतखब सेनेटर उमर फारूक को हुकूमती जमात BAP की भी हिमायत हासिल रही है। ANP, जमात इस्लामी या अपोजिशन इत्तेहाद में से किसी भी एक वोट के लिए हुकूमत हर हरबा आजमाने के लिए तैयार है। सादिक संजरानी की तहरीक को बड़ा धचका लग सकता है। अपोजिशन के बयानिए और सियासत पर कारी ज़रब भी लग सकती है और अपोजिशन जमातों के तजादात भी खुलकर सामने आ सकते हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पहले पंजाब और फिर वफाक में कुर्सियां उलट सकती हैं। नए पाकिस्तान की चलती गाड़ी पटरी से उतर सकती है। हुकूमत को अपनों की नाराजगी का खदशा तो इत्तेहादियों से कशीदगी का अंदेशा हो सकता है, लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले धांधली के इल्जामात की कालक ने इस निजाम पर कई सवाल उठा दिए हैं। क्या अब यह इंतखाबी निजाम अपनी साख खो चुका है? क्या सादिक संजरानी की जीत को रियासत की जीत करार दिया जाएगा? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत वोट के बजाय नोट की फतह होगी? और या फिर इस धुंध और धांधली ज़दा निजाम में किसी की भी हार हो या जीत, अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, क्या हुकूमत की होगी जीत या अपोजिशन इस बार फिर बाजी मारने में कामयाब हो जाएगी? इसी के ऊपर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन कल शिबली फराज साहब एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उनसे यही सवाल किया गया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है। क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिएगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, कम वोट में हम हर सूरत ये इलेक्शन जीतेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा हमें आज ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले अंदलीप साहिबा के पास जाना चाहूंगा। अंदलीप साहिबा, हाउ डू यू डिकोड दिस? ये जो कुछ भी फरमा रहे हैं शिबली साहब, कम वोट में हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तरीका इस्तेमाल करेंगे जीतने का, इसको क्या, इस बयान को किस तरह लिया जाए? देखिए मंसूर, ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं अवाम, 22 करोड़ अवाम देख रही है एक तमाशा। मतलब ये वो जमातें हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग और जिसको कहते हैं धांधली और करप्शन पे हमने जाने दे देनी है, लेकिन हमने उनको जिंदा रखना है करप्शन को। अब आप देख लें, जो इलेक्शन कमीशन था उसने पहले भी जब हमने पिटिशन दी तो उन्होंने इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं किए, कर लिए। आज भी उन्होंने नोटिफिकेशन का कह दिया कि होगा और फिर समाअत जो है वो 22 तारीख को बुलाई है, जिसका मतलब ये है कि अगर वो इस बात को कंसिडर करते हैं कि जी वो जो एविडेंस है और डैमिंग एविडेंस है, इतराफ़ जुर्म है, अली गिलानी कह रहे हैं कि मैं वोट को जिल्लत देने का पूरा तरीका समझा रहा हूं, तो आप देखें कि ये एक जोक नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करें, तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने की बजाय वो करप्ट प्रैक्टिसेस हर दफा हो रही हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको बहुत ही कैजुअली ले रहा है और इट इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही नाकाबिल फहम बात है कि आपको एक केस चल रहा है, उनके बेटे ने आके इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको नहीं। अब हमारा ये स्टांस है कि जी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए,
क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फैसला किया हुआ है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, हम इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स पे भी जाएंगे, और हम इस पे हर तरीके से ये जो मेला मवेशियां है इसके ऊपर हम पूरा एक्शन लेंगे, और पूरा हम इस पे कोशिश करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी सारी स्ट्रगल है कि ये लोग जो हैं ये सीओडी का एक मौकरी बना चुके हैं। ये सब जुबानी कलामी बातें हैं, ये कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहेंगे। ये सारी उम्र इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से जीते हैं, तो अगर हमने हर तरह से कोशिश करनी है कि इनके हरबे जो हैं वो कामयाब ना हो सके। अच्छा, लेकिन ये जो आप फरमा रही हैं इनके हरबे कामयाब ना हो सके, किस तरह क्या करेंगे आप लोग इनके हरबे नाकाम बनाने के लिए? देखिए, कुछ सियासी मूव्स हैं, कुछ कानूनी मूव्स हैं, और ऑब्वियसली कुछ हमारी जिसको कहते हैं सेनेटर्स के साथ हमारी जो हमारे एग्जिस्टिंग सेनेटर्स हैं उनकी अपनी नेटवर्किंग है, अलायंसेस की नेटवर्किंग है। सो हम लॉबिंग, सियासी, कानूनी हर सूरत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इससे तो दिखा दिया, अवाम को 22 करोड़ को पता चल गया है कि कौन है अच्छा कि करप्शन को नहीं खत्म होने दे रहा। ठीक है। आबिद शेर अली साहब, हुकूमत की पूरी तरह तैयारी है सर, और वो कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो 16 बंदों के वोट खरीद के जो है वो सेनेट के अंदर पहुंचे हैं। बेशक उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया, लेकिन अब चेयरमैन की सीट तक उनका रास्ता हर मुमकिन तरीके से, कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैं तो अब पीटीआई के लोगों की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा ही सकता हूँ, क्योंकि आवाम भी मुस्कुराती है कि ये इतने खूबसूरत अंदाज से झूठ बोलते हैं कि झूठ भी इनसे शर्माना शुरू हो गया है कि किन के मुंह से बोला जाता है। जो 2018 का इलेक्शन चोरी किया, आपने देखा जिस तरह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी किया, हमारी मेजॉरिटी, हमारे ही लोग, और ये संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाकर बड़े चौड़े होकर जाते थे जी कि भी हमने जीत लिया, लोगों ने अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया। चले जी, आपने दुरुस्त फरमाया, जमीर के मुताबिक आपकी मतलब लोगों का जमीर जाग जाता, दुरुस्त फरमाया। उसके बाद डस्का में जो इलेक्शन हुआ, इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर किडनैप कर लिए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन हुआ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कौम ने बिल्कुल नहीं देखा, मंसूर साहब आपने बिल्कुल नहीं देखा कि वो इलेक्शन धुंध में गायब हो गया, धुंध में सारा सिलसिला हो गया। सुबह उठ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इनके नुमाइंदे जो वहां से हैं वो बड़े धुंधला के कहते हैं जी कि फलान आदमी पर केस कर देते। वो कहते जी 20 ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए, कौन से 340 उठा लिए। बहरहाल ये तरीका वारदात है इनका, ये जमहूरी तरीका है इनका, ये दांतली का बेहतरीन धुंध में छुपा देना बड़े खूबसूरत अंदाज में। ये देखे कितने शफाफ चेहरे हैं कि ये शफाफियत पे मंसूर साहब यकीन रखते हैं। नहीं, आबिद साहब एक सवाल, एक आबिद साहब मैं अर्ज सुन ले मेरी। जी बोलिए। मैं अपने भाई को इन मोहतरमा की जो इन्होंने बड़ी हिस्ट्री बयान फरमाई है, मैं उसी की रोशनी में जो ये फरमा रही है कि जी हमें शफाफियत पे ये है, तो मैं वो जरा इनके वो पहलू, चेयरमैन सेनेट जब संजरानी साहब बने, मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी में थी, हमें मिनॉरिटी में तकसीम कर दिया गया। उस वक्त के वो जो बाबा डैम थे, साकिब निसार साहब, उन्होंने जो टिकट्स दिए हुए थे हमारे सेनेटर्स को, वो भी उन्होंने धांधली के जरिए हमारे वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, बहरहाल जो भी जुल्म ज्यादती हुई ये रिकॉर्ड का हिस्सा है मंसूर साहब। ले आबिद साहब, मेरा सवाल ले ले सर, मेरा सवाल ले ले। बात ये है सर कि अब अगर मिसाल के तौर पे सेनेट चेयरमैन इलेक्शन के अंदर संजरानी साहब जीत जाते हैं, तो जाहिर बात है आप लोग यही कहेंगे जी साढ़े वोट ज्यादा सन, लेकिन फिर भी हम हार गए, ये क्या हुआ, ये धांधली हो गई, हमारे लोगों को खरीदा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन आपके पास क्या अब इखलाकी जवाब बचेगा जो कुछ कौमी असेंबली में हो गया है उसके बाद? मंसूर भाई मेरी बात सुने, इनके पल्ले क्या है, इनकी औकात क्या है? नहीं सर, इस तरह नहीं सर, सिलेक्टर्स के जोर पे ये सियासत करते हैं। मैं आपसे बड़े माजरत के साथ, इनकी औकात क्या है? ये दो बंदे अपने कंटेनरों में लोगों को बंद करवाते हैं, फोन करवाते हैं, अभी भी सेनेटर्स को फोन करवाते हैं। इनकी औकात क्या है? ये खुद इलेक्शन लड़े, ये खुदा की कसम 100 वोट ना कौमी असेंबली में लेकर जाए। ये मिन्नतें करते हैं उनकी जाके कि जी हमें बचा लें।
हमें बचा लें, आए सियासत करें, चूड़ियां उतारें, मैदान में आए, इनको ऐसा उड़ा के मारे, ये समझ इनको आ जाए, लेकिन इखलाकियात की नाम को चीज है इनमें। हमारे सेनेटर्स को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उन ऑफिसर्स से टेलीफोन आते, अभी भी आए हमारे लोगों को टेलीफोन पे, जी आप वोट दें। इनकी क्या औकात है? सर कहां से आते हैं फोन? ये कौन होते हैं? आबिद साहब कहां से आते हैं फोन? कौन कहां से? पढ़ के कह रहा हूं, कलमा पढ़ के कहूं कि हमारे सेनेटर्स को टेलीफोन आते हैं जी कि आप शहजादी को फोन वोट दें। सर कौन ये फोन इनके करता नहीं है? आबिद साहब कौन फोन करता है? ये इनके बड़े, इनके जिनके बलबूते पे ये पिटकते हैं, इनकी औकात क्या है? मैं मंसूर साहब, आपको मैंने कलमा पढ़ के करा है, अल्लाह ताला मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना करे, कसम खुदा की। ये टेलीफोन करवाते हैं, सियासत करें, आप जिनके बलबूते पर आते हैं, आप मर्द बने, आए सियासी मैदान अच्छा में। सर, वो आपने 2 दफा बात कह दी आबिद साहब, इलेक्शंस का या सियासत का मर्द या औरत या चूड़ियां उतारने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काइंडली इस किस्म के स्टेटमेंट्स ना दें, मतलब ये अल्फाज मत दोहराएं प्लीज। आज सुन लें, हाँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप कहते हैं चले मैंने इसको साइड पे कर दिया जी, बड़ी आप मुझे बताएं कि जो हमें इखलाकियत का दर्स देते हैं मंसूर भाई, फिर सियासत करें, आप तरले ना करवाएं कि हमें बचा लें। ठीक, फिर अगर आपकी मेजॉरिटी है, आपने अपना लेना है तो वोट लेना है, बिल्कुल। आप बताएं कि ऑपोजिशन के 53 या 54 वोट है, ये हार जीत मेरे अल्लाह को पता है कि किसने जीतना है किसने हारना है, गायब का इल्म अल्लाह के पास है। हार जीत होती है, कल क्या होता है, कालक सियासतदानों के मुंह पे मली। और सर आप, मैं सिर्फ, मेरा सवाल है, धांधली का रोना तो नहीं रोएंगे अगर हार गए तो? मंसूर साहब, आपने एनालिसिस करना है। हमने न कल डाला था रौला जब हमसे साकिब निसार ने ज्यादती करवाई थी और हमारे सेनेटर्स के साथ जुल्म और ज्यादती की, हमने उस वक्त भी रौला डाला, कौम इसका मुआसबा। लेकिन अब भी खुदा न खास्ता जो भी मामला होते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, कौम देख रही है कि जो हमें धांधली का रोना रोते थे, वो अब कितनी ईमानदारी से सेनेट से वोट लेते हैं। 46 वोट इनके हैं, 54 वोट हमारे हैं। अब ये कौन से अनहोनी करते हैं, किन्होंने इनको कहा है कि हम आपको इलेक्शन जिता देंगे, इसका जवाब तो मंसूर साहब 12 तारीख के बाद ही मैं आपसे एक प्रोग्राम रखिएगा, हाँ। उसमें आपसे बात करेंगे। चले तैमूर तालपुर साहब, ये सर जाहिर बात है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो सर मेरा वो जो आबिद शेर अली साहब से मैं सवाल कर रहा था कि अगर आपके जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, अगर वो हार गए, सादिक संजानी साहब जीत गए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे जी साढ़े नाल ज्यादती हो गई, बड़ी नाइंसाफी की है हुकूमत ने? क्योंकि जाहिर बात है यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद भी तो जिस तरह जीत के आए हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, पहली बात तो हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, इनसे कोई भी चीज़ ना, हमें कोई नाउमीदी किसी भी चीज़ की नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई ने बताया, आबिद शेर अली ने, क्या अभी प्रैक्टिस चल रही है, क्या प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं, तो उन्हें अपना काम धंधा शुरू कर दिया है। और मुझे तो हैरत होती है, मेरी बहन जिस तरह से बता रही थी, करप्शन के किस्से बता रही थी कि पैसे लिए पैसे दी। बात सुने, आप मेरे बारे में मंसूर भाई झूठ बोल सकते हैं, और कोई बोल सकता है, आबिद भाई बोल सकते हैं, पर मैं अपने बारे में खुद तो झूठ नहीं बोल सकता ना। जब इनके अपने लीडरान लिया के जतोई साहब खुद कहते हैं कि 30-35 करोड़ में बिका है इनका सेनेट का टिकट कराची का, इनके अपने एमएनए आके अपना लाइव शोज पे कहते हैं कि जी 70 करोड़ में इन्होंने बलूचिस्तान का टिकट बेचा, और उस पर भी मुझे भरोसा नहीं आया। पर जब वही कैंडिडेट अब्दुल कादिर बलोच पार्टी प्रेशर की वजह से इन लोगों ने हटा दिया, तो उसे आजाद भी जिताना था, वोट भी देने थे, और उसके बाद शमत भी कर दी। मतलब कि 70 करोड़ का किस्सा भी 100% सही निकला। बाकी अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू जाएंगे तो वैसे ही आपको पता है लेकिन तैमूर साहब एक कथा कलामी की माजरत, तैमूर साहब एक कथा कलामी की माजरत, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाती है, नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जी हमारे 16 बंदे जो हैं वो इन्होंने खरीद लिए, ठीक है, ये इल्जाम लगाती है, लेकिन इसका प्रूफ कोई नहीं है। इसी तरह अब्दुल कादिर हो या लियाकत जतोई हो, वो जो मर्जी इल्जाम लगाते रहे, मुंह से फिगर ही बोलना है ना, लेकिन उसका कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। सबूत तो इसका कोई भी नहीं है कि इन्होंने टिकट बेचे। मंसूर भाई, आपने नाम लिया गिलानी साहब का, सॉरी प्रोफेसर अली हैदर गिलानी साहब का, जिनके शागिर्दों में अब इमरान खान और इनके वफाकी वुज़रा भी पार्टी है, उसके अंदर उनका
अच्छी तरह से उनसे क्लासेस ले रहे हैं और बड़ा अच्छा वोट के टाइम पे उन्होंने भी अमल किया, तो क्या खान साहब ने भी पैसे लिए हुए थे क्योंकि उनका वोट खराब हुआ? वोट खराब होने की बात हुई थी ना, तो आप इल्जाम किसी पे भी लगा सकते हैं, बेबुनियाद इल्जाम। जहां तक आप बात करते हैं वोटों की, तो हमारे पास पीपल्स पार्टी के जो पास जो वोट बड़े थे, तो कोई छुप छुपा के तो नहीं था ना, वो तो शहरियार शर ने आके ओपनली अनाउंस किया। असलम ने खुद ही आके ओपनली अनाउंस किया, उन्हें पहले बताया ओपनली हम वोट नहीं देंगे, हमारे कैंप में आए, आके वोट दिया और जी भुट्टो का नारा मारा। तो ना तो शर साहब एक बहुत ही मौजब आदमी है, सरदार घराने से ताल्लुक रखने हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। अबरो साहब इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, वो इस चीज किस्म के इल्जाम तो नहीं लगा सकते। जो ये अपनी गलतियां हैं क्यों नहीं मान रहे हैं, इनको मानना पड़ेगा कि इन्होंने करप्शन बढ़ाई है, इसीलिए सब इनसे बागी हुए हैं। इनको मानना पड़ेगा कि ये नाअहल हैं, इन्होंने इस मुल्क के पट्टे बिठा दिए हैं, इनको ये चीज माननी पड़ेगी। इनके एमएनएज, इनके एमपीएस ओपनली आके कहते हैं कि इनकी पॉलिसीज गलत है, इनकी पॉलिसीज की वजह से इनको वो नहीं मिल रहा। तो ये बजाय इसके कि इल्जाम लगाएं, आज क्या हालत कर दी है इन्फ्लेशन की इन लोगों ने, आज फिर प्राइसेस बढ़ा दिए, स्पेशली मेडिकल आइटम्स की। पहले 250% कीमत बढ़ाई लाइफ सेविंग ड्रग्स की। तो जब इस तरह से होगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लेकिन तैमूर साहब एक बात, तैमूर साहब जितनी देर से बहस हो रही है, ना आबिद शेर अली साहब और ना आप दोनों ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे सेनेटरों को पैसों की ऑफर की है, ये बात अभी तक नहीं की आप दोनों ने। मंसूर भाई, मेरे ख्याल से पैसे सारे ये कमाई तो बड़ी कर चुके ना, ये अभी 70 करोड़ बलूचिस्तान से मिले, 35 करोड़ एक सीट से यहां से मिले, तो जो अरबों में चले हो गया फंड, तो अब अभी तक किया नहीं है। पर आई एम श्योर जैसे जैसे वक्त करीब आएगा और इनकी सिचुएशन ज्यादा टाइट होने लगेगी तो ये एक और अरबा भी इस्तेमाल कर लेंगे साथ साथ। इनको क्या फर्क पड़ता है, माल तो बहुत कमा लिया ना। एटीएम्स जो इनके आए हैं वो एटीएम्स इसी मकसद से आए, जिन लोगों का पीटीआई से कोई वास्ता ही नहीं था उनको लाके सेनेट में बिठाने का मकसद कोई भी नहीं है सिवाय पैसे कमाई के। तो ये हमें खदशा है, इतना पैसे आने के बाद खर्च जरूर होगा यहीं पर। आबिद साहब कुछ कहना चाहे? आबिद साहब बात करें, फिर मैं अंदलीब साहब के पास जाऊं। जी मंसूर भाई, मैंने देखे पैसों की आप छोड़ें बात, टेलीफोन बहुत बड़ी चीज है और आपको भी पता है, आप अंदर से हंस भी रहे होंगे, मुझे पता है कि आप मुस्कुरा भी रहे हैं और आपको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये जो टैक्टिक्स हैं इनके, और जहाँ से ये फोन करवाते हैं और जो फोन आते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिर सबसे खुला खुलम धुंध वाली पॉलिटिक्स है जो दस्का में हुई। पहले आप अंदरीज साहिबा की बात सुन ले, वो इंतजार कर रही होंगी, बड़े उनको गुस्सा चढ़ रहा होगा मेरे पे, पहले आप उनसे बात कर लें, मैं उसका जवाब फिर दूंगा। अच्छा अंदलीब साहबा, चले मैं आपके पास ही आ जाता हूं। आज 3 मुख्तलिफ मुकदमात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। एक तो आप लोग NA-75 डस्का पे स्टे लेने गए थे, वो नहीं मिला। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाना था, वो नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, आप ही के एक रहनुमा, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हिदायत लेना चाह रहे थे, वो नहीं मिला। तो केस के, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी के हवाले से या वो जो भी वीडियो स्कैंडल है उस पर आगे चल के समात होगी, लेकिन कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं रुक सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं वीक ग्राउंड के ऊपर तो ये लीगल बैटल नहीं लड़ रही कहीं? देखिए ये स्ट्रगल होता है और बिल्कुल पीटीआई में आपको याद होगा कि हम पहले जब ये पनामा लीक्स आई और नवाज शरीफ की फैमिली की 160 कंट्रीज में तस्वीरें आई हर अखबार में, तो हम गए थे पहले इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये नहीं एंटरटेन किया था। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल्स पे गए, फिर हम इस लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनली पहुंचे। बीच में हमने प्रोटेस्ट किया, सेक्टर सारा सर। तो ये एक स्ट्रगल होता है और यही एक टाइम है जो ये दोनों मेरे जो साथी हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर बैठे हैं, जो मर्जी कर लें। ये एक जो कंफर्म्ड बात है कि एक बंदा जिसने पाकिस्तान के $60 मिलियन वापस स्विस बैंक से नहीं लाया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि इसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, इसको निकालो, ही इज नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर। उसका बेटा अरबों रुपया जो है, करोड़ों रुपया वो डील कर रहा है, कह रहा है मैं इस वीडियो में हूं, मैं बता रहा हूं कि वोट कैसे जाया करना है। और उस पे अगर एक्शन नहीं होता और उसको कहा जाता है कि जी वो सेनेट के चेयरमैन बनेंगे, ऐसा बंदा जिसने एक हार जो दिया गया था अर्दुगान की बेगम से कि जी आप ये सलाब जदगान को दें,
वो हार अपने घर में रख लिया। ये ऐसा बंदा है, ये क्या आपकी इखलाकियात है, ये क्या आपकी किस किस्म की आपकी इस वक्त इस मुल्क में आपको नजर आ रही है कि इन्होंने मिल के पाकिस्तान की जो वैल्यू सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसके अंदर एक जिसको कहते हैं डिस्क्वालिफाइड, कन्विक्टेड, चार्ज्ड मुजरिम, इश्तिहारी और जिसको कहते हैं एब्सकॉन्डर, भगोड़ा, सारे के सारे वो जी बड़े लीडर हैं। ये तो जी जमहूरियत है, ये तो जी ये आप सोचें, आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि बेटा बड़ा होके गिलानी बन, बेटा बड़ा होके जरदारी बन। नहीं, आपके ख्याल में अंदलीप साहबा क्या कुछ भी कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान बने, इमरान खान से वो कहेंगे अल्लाह बचाए, साहबा आपके ख्याल में आप लोगों ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, आज पाकिस्तान के लोग ये कहेंगे कि तू बड़ा होकर संजरानी बन? देखिए, संजरानी साहब ने बिल्कुल पिछले 3 साल से बहुत अच्छा हैंडल किया, ये उनके मुखालिफ भी जानते हैं। और संजरानी साहब कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे कि जी मैं जरदारी के जो लूटे हुए पैसे वापस नहीं लाऊंगा। संजरानी साहब ने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं की थी। संजरानी साहब ने बिल्कुल अर्दोगान की बीवी का हार चोरी करके अपनी बेगम को नहीं दे दिया था घर। संजरानी साहब ने कोई NICL में सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व नहीं थे। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी एक हिस्ट्री है करप्शन की, जिनकी एक हिस्ट्री है, और आप उनको अपर हाउस के सबसे आला ओहदे पे फाइज कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मेरा एक सवाल है कि आप कहेंगे कि अल्लाह करे, दुआ करेंगे कि मेरा बेटा भी जरदारी की तरह हो, मेरा बेटा भी गिलानी की तरह हो, मेरा बेटा भी उस अली गिलानी की तरह हो जो आए, लोगों के सौदे करे, जमीन फरोशी की मंडियां लगाए और उसके बाद इस मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दे कि हाँ जी, जब तक हम ये लीगल सिस्टम हमने चेंज नहीं करना, ना हमने शो ऑफ हैंड्स लाना है, ना हमने कोई ऐसी चीज करनी है, क्योंकि हमने क्रिमिनल्स के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ है और क्रिमिनल्स ही टॉप पे जाते हैं। ठीक, एक ब्रेक मैं ले लूं। अंदलीप अब्बास साहब कह रही थी कि क्या आप दुआ करेंगे कि क्या आपका बेटा जरदारी हो या गिलानी हो या फिर इमरान खान हो। मैं वैसे दुआ करूंगा कि मेरा बेटा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंदलीप अब्बास साहब ब्रेक से पहले कह रही थी कि क्या आज एक आम पाकिस्तानी चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो आसिफ अली जरदारी हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो। तैमूर तालपुर साहब, ये तो हकीकत है कि जो वीडियो स्कैंडल का केस है वो अभी चलेगा। बेशक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को भी आगे लेके चलेगा और इस पर भी जवाब दीजिएगा। अंदलीप साहब जो फरमा रही हैं कि क्या एक आम पाकिस्तानी आज चाहेगा कि उनका बेटा आसिफ अली जरदारी हो या यूसुफ रज़ा गिलानी बने? पहली बात आपकी शुरू करते हैं। इन्होंने जो बात की मेरी बहन ने, तो मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि जितनी दुआएं आसिफ अली जरदारी साहब को हैं वो इस मुल्क का आइडियल पर्सनालिटीज़ में से है। जितने उसने गरीबों के लिए काम किया है, जिस तरह उन्हें सिंध में मुफ्त ज़मीनें बांटी हैं, ऑर्फन्स में, विडोज़ में, जिस तरह से उन्होंने नौकरियां दी हैं, जिस तरह से उन्हें जो सरकारी तबका है उनकी नौकरियां अपने दौर में बढ़ाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि हर कोई चाहता होगा कि उसका बेटा आसिफ जरदारी बने, वही नाम कराए और वही काम करे और गरीबों की कोई बेहतरी आए। एंड आई एम श्योर कि आज, शायद आज से 2.5 साल पहले सब माएँ कहती हों कि हमारा बेटा इमरान खान जैसा हो, पर आई एम श्योर आज वो पूरा परसेप्शन तबाह बर्बाद हो गया है, क्योंकि जितनी इन लोगों ने बातें की उस सबका उलट करके दिखाया। करप्शन कम करनी थी, उरूज पे पहुंचा दी। खसारा खत्म किया था, करना था, उरूज पे पहुंचा दिया। इन लोगों को कभी लोन लेना नहीं था। सबसे ज्यादा भीख हमने इमरान खान के टाइम पे मांगी है। कभी इससे पहले इस तरह से जो लोन्स थे नहीं लिए गए और इतने टफ कंडीशंस पे नहीं लिए गए जैसे अब ले रहे हैं। तो आई एम श्योर आज कोई भी माँ अपने बेटे को इमरान खान बनाना नहीं चाह रही होगी। बहुत सी बातें हैं, पर मैं जाती लाइफ में उनके नहीं जाऊंगा, जो कि और भी बहुत सी चीजें लोग डिसलाइक करते हैं। कोई चीज रहती नहीं है, हर चीज आ जाती है आपके सामने। और अभी देखे ना क्या हो गया, इनकी पहले साल में क्या हुआ गवर्नेंस, दूसरे में क्या हुआ, अभी 2.5 साल के बाद क्या हो गया है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है इनकी गवर्नेंस का? यही आ रहा है कि इनको हर जगह से रुसवाई मिल रही है। और वो खाली ये नहीं है कि इनकी जो गलतियां हैं उनकी वजह से मिल रही है, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि अब इनको कौम जो है वो बद्दुआएं दे रही है। कौम इनको झोलियां उठा उठा के, जो जिसका बेटा 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, जो बीमारी में दवाइयां इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सब इनको बदवाएं दे रहे हैं। फिर इनकी बाय इलेक्शंस हो, 9 उनमें से ये 8 हार गए।
किस लीड से हारे सिंध की सीटें आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला कराची की एक और सीट जो हमने पीटीआई से ली है उस पर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पीडीएम का कैंडिडेट फिर से होगा। आप चले जाएं सेनेट में, वहां पर इनको रिसवाई। अपने एमपीएस और एमएनए जिस पार्टी को वोट ना दे तो आप सोचें कि वो किस लेवल तक करप्ट होंगे या किस लेवल तक ना अहल होंगे। कोई बाहर का बंदा बात करता है समझ में आती है, आपने तो घर से खाई है। जो बात करता है बैठ के कि मुझे मौका मिले तो मैं चीन को और अमेरिका बना दूंगा, भाई आप अपनी पार्टी के अंदर अपने एमपीएस एमएनएस को बना नहीं सकते, आप तो वर्ल्ड वॉर करा देंगे जो इनके दोनों की आपस में, अगर आपको इस किस्म का कोई मौका मिल गया। तो ये आप जो है ना अपनों को पहले सुधारें, अपने एमपीएस का मुंह बंद कराएं, अपने एमएनएस का मुंह बंद कराएं, उसके बाद आप दूसरों पे कोई क्रिटिसाइज कीजिएगा। आबिद शेर अली साहब, ये जो अपने एमएनएस और एमपीएस की बात कर रहे हैं, हकीकत ये है कि इनके एमएनएस और एमपीएस ने बेशक यूसुफ रजा गिलानी साहब को जाके चंद लोगों ने वोट दे दिया हो, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हुए। 178 लोगों का उन्होंने वोट लिया, अब बतौर वजीर आजम दूसरी दफा मुंतखब होने में वो कामयाब हो गए। तो नाराजगियां तो नहीं हुई ना? फिर एमएनए तो दे रहे हैं, अभी भी वोट दे रहे हैं, उन्हीं को ही दे रहे हैं। मैं 1 मिनट पहले लूंगा आपसे। मोहतरम मंसूर खान साहब, मोहतरमा ने बड़ी तकरीर की। बिल्कुल बड़े होकर आप अपने बेटे का नाम जहांगीर खान तरीन रखें, जिसने 200 अरब रुपए की चीनी का डाका मारा और इनकी फोल्ड में बैठा है। खुसरो बख्तियार है, ये अपने बच्चों का नाम रखेंगे, जिसने आटा लूटा, इनके फोल्ड में बैठा है। बड़े होकर इनकी अपने बच्चों का नाम परवेज खट्टर रखे, जिसने 150 अरब रुपए का डाका मारा पेशावर मेट्रो पे। बिल्कुल रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल फॉरेन फंडिंग के केस को बिल्कुल अंडर कारपेट रख दें और अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों का नाम ले लें, कोई नहीं पूछने वाला। ये सारे ड्राई क्लीन हुए हैं, हमने नहीं पूछना कि अदलियात के पैसे कौन खा गया। नदीम बाबर 200 अरब रुपए का एलएनजी में पाकिस्तान को टीका लगा गया, बिल्कुल मंसूर साहब नहीं पूछना। आपने चुप करके बच्चे बड़े हों, उनका नाम नदीम बाबर रख दें, उनका नाम जहांगीर खान तरीन रख दें, उनका नाम खुसरो बख्तियार रख दें, उनका नाम परवेज खट्टर रख दें, रखी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आप जो हमारी कर रहे हैं 178 जी 178 एमएनएस ने सर अभी भी इमरान खान साहब को वोट दिया। मैं जनाब को वही अर्ज करने आया हूँ। उससे पहले भी आपने जो इनकी हरकत देखी, जो इन्होंने हमारे ख्वातीन अरकीन, जो मरियम औरंगजेब हमारी बहन है, उनके साथ जो इन्होंने बदतमीजी की, और वो भी तहरीक का हिस्सा है। और जिस तरह इन्होंने भाई आपको, आपके खिलाफ हमने कौन सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया था जब करना होता। मैं आपको मंसूर खान साहब ये बता देता हूँ, मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि कोई अल्लाह के फजलो करम से नहीं रोक सकता था, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस तरह की पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते और ये खुद इनके एमएनए छोड़ रहे हैं। हमने किसी को खरीदा नहीं है, किसी को पैसे नहीं दिए। मंसूर भाई आबिद साहब, ये क्या मतलब नहीं समझा मैं, नवाज शरीफ साहब इस तरह की पॉलिटिक्स में मैं समझा नहीं, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में यकीन नहीं रखते नवाज शरीफ साहब? कर देते देखें, नवाज शरीफ साहब की स्ट्रगल जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी के लिए है और वो अल्लाह के फजलो करम से उनकी जारी और सारी है वोट की इज्जत के लिए। तो ये भी वोट देखें, चंद एक अफराद हैं, वो किन के लाए हुए हैं, किधर से डोरियां हिलती हैं, पूरा गंदगी सियासतदानों पे पड़ रही है। पूरे मीडिया पे बात सियासतदानों की हो रही है, लेकिन जिधर से टेलीफोन जाते हैं, टेलीफोन करने वालों का नाम बिल्कुल सीधा राज में रखा जाता है। तो ये देखें, हम इस कल्चर के बिल्कुल खराब हैं, चाहे वो धरने इस्लामाबाद में कराए जाएं, चाहे वो किसी भी जमहूरी हुकूमत का नवाज। तो आबिद साहब, आप लोग 26 तारीख को क्या करने जा रहे हैं सर? 26 मार्च को आप लोग भी तो यही करने जा रहे हैं। देखिए जी, हमारा ये फेज वन हमने खत्म किया, ये फेज 2 है हमारा लॉन्ग मार्च का। ये फेजेस में हमने अपनी तहरीक को लेकर जाना है और इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे। आपने नौशहरा की सीट में मंसूर साहब देख लिया, पीएमएलएन अल्लाह के फजलो करम से जीती। आपने डस्का में देखा सारी ये बदमाशी कैसे रहे। गुजरात में हम जीते, कराची में ये 100 बातें कर रही हैं, अभी मोहतरमा ने की हैं जरदारी साहब के खिलाफ, और लोगों ने उनको वोट दिए, जीत गए। तो ये तो लोगों को चेंज लाने थे। आप लड़े हाँ इलेक्शन, आपको समझ आ जाएगी कि लोग आपका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इनको पता है कि इनकी सिलेक्शन हुई है। ये इलेक्शन लड़के नहीं आए मंसूर साहब,
इसीलिए इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, आए दिन गरीब के ऊपर। अब आप देखें, आप बिजली का बिल देते हैं मंसूर भाई, जरा एक सेकंड लूंगा, आप बिजली का बिल देते हैं, हमारे दौर में 8 रुपए फी यूनिट आपको बिजली मिलती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप 19 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है, आपको बड़ा मुबारक हो नया पाकिस्तान। हमारे दौर में 25 रुपए की किलो की चीनी मिलती थी, अब 110 रुपए। मंसूर भाई बड़ा मुबारक हो नया पाकिस्तान। हमारे दौर में आटा 15 का मिलता था, अब 35 का मिलता है। मंसूर भाई आपको नया पाकिस्तान बड़ा मुबारक हो, ये लोग मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आपको। पेट्रोल की प्राइसेस जिसकी मर्जी आप ले लें। अब नया लेक्चर आएगा मंसूर भाई, आपका मैं बड़ा फैन हूँ, जो आप बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म का एनालिसिस देते हैं, बिल्कुल बाइस नहीं होता। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, जब आप हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, आप हमें भी करते हो, करना चाहिए, आपका राइट बनता है। लेकिन ये चीजें भी आपके सामने कौम की, कि जिस तरह से 2.5 साल इनको अदारों की सपोर्ट रही, इनको पाकिस्तान के तमाम अदारों की सपोर्ट रही, अगर उसके बावजूद इन्होंने कौम का मुआशी कत्ल कर दिया है मेरे भाई मंसूर भाई, मुआशी कत्ल। ठीक है, मैं जरा जवाब अंदलीप साहबा से ले लूं इसका। अंदलीप साहबा, ये तो हकीकत है, आप आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, उनको जितना मर्जी बुरा भला कहें, आपका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है आपका। लेकिन जब बात वोटों की आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीती है, नून लीग नौशेरा से जीतने में कामयाब हो, डस्का के जो इलेक्शंस हैं जब वो कंट्रोवर्शियल होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि जी इलेक्शन रुकवाएं, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। आप लोगों को किस बात का डर है? अगर आपकी बात लोगों की ही बात है तो लोगों में दोबारा जाने में फिर क्या प्रॉब्लम है? लोगों से दोबारा वोट लेकर आ जाएं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो इलेक्शन होता है ना, वो आप अपनी सीट का देखते हैं। जैसे हमें लम्हा फिक्रिया है वहाँ केपी में, हमने अपनी सीट लूज की, चाहे भाइयों में लड़ाई हुई, जो भी हुई, हमने अपनी सीट लूज की, ठीक है। अब ये जो 2 सीटें पंजाब में ये कह रहे हैं, वजीराबाद में इन्होंने 31,000 वोट पहले से कम लिया और हमने ज्यादा लिया। और सिमिलरली जिस स्टेज पे ये इलेक्शन था, आप जो दिखा रहे थे, वो हमने कोई 98,000 वोट लिए हुए थे कंपेयर टू 60,000 पिछली दफा। ठीक है, तो असल में तो इन्होंने वोट लूज किया अपना और हम वोट गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो अभी मिड पीरियड है, आगे जाके इस जो ट्रेंड है वो सारा यही कहता है कि ये इस दफा बहुत बुरी तरह पिटेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप ये जरा सोचें, आप जरा इनकी थिंकिंग देखें कि मॉरल कोलैप्स इतना बड़ा है, वैल्यू सिस्टम इतनी बुरी है कि ये कह रहे हैं कि खुद ही ये जो कह चुके थे शहबाज शरीफ के पेट जो है जरदारी का करप्शन से भरा हुआ है, उसको फाड़ के हम उसको लड़काना की सड़कों में घेरेंगे। और वो जरदारी साहब जिसको कि सारी दुनिया मिस्टर 10% कहती है, दुनिया का कोई पब्लिकेशन नहीं है जिस पे उन्होंने ठप्पा ना लगाया हो मिस्टर 10% का, वो नवाज शरीफ जिसको 160 मुल्कों के हर पब्लिकेशन ने पूरी फैमिली की तस्वीरें दी और कहा कि ये पनामा लीग्स में इनकी फ्लैट्स निकले हैं। तो ये बदनामी इनको हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नवाज शरीफ को 2017 में तकरीर नहीं करने दी, ये वहां गए हुए थे। अच्छा, ये हुआ था, ये 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी? जी, ये कब की बात है? ये कौन से रिकॉर्ड की बात है मोहतरमा? इकराम सहगल साहब ने इस पे पूरा एक केस में आपको मुंह की पड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर एक एक करके अंदलिप साहबा को बोलने दे, आबिद भाई अंदलिप साहबा को जरा बोलने दे, उनकी बारी है। इल्जाम लगाने की कोशिश की, ब्रॉडशीट केस में मुंह पे पड़ी आपको, जो आपने झूठे इल्जाम लगाए, झूठ बोलते रहे, आप अदालतों में झूठ बोलते रहे। आपको बरतानिया में कोई आपका साकिब निसार नहीं था, बरतानिया में कोई आपका वो कोई नैब का वो जज नहीं था। मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंदलीप अब्बास साहिबा जिक्र कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के अंदर तकरीर करने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद कुछ बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया। अंदलीप साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवॉस जनवरी में होता है, ये हर साल उधर डेवॉस में स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 2017 में ये इनका आ चुका था स्कैंडल पनामा लीक्स का।
और आप अभी भी अपनी रिसर्च टीम को कहें कि कर लें रिसर्च, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि इनको मना किया गया कि ही इज अ करप्ट मैन, वर्ल्ड स्टेज पे एक करप्ट आदमी को, और 4 दिन ये वहां रहे। इस पे आपके लोगों ने भी प्रोग्राम्स किए कि इन्होंने 4 दिन में क्या मीटिंग्स की, वर्ल्ड लीडर्स ऑलमोस्ट शंड हिम, एंड वहां अपनी एज यूजुअल वो पूरी एक पार्टी लेके गए हुए थे और वो खर्चा करके बेशुमार वापस आ गए। इतनी शर्म की बात थी, इतनी शर्म की बात थी ये जिसकी कोई हद नहीं। और ये हर अखबार ने पब्लिश किया कि जी इनको नहीं। तो ये आपके लीडर हैं, ऊपर से ये बैठे हुए हैं दोनों बाहर, आबिद अली साहब भी और वो जो हैं नवाज शरीफ साहब भी। तो भी आपने ये लीडरों का ये बिहेवियर देखा है कि आप झूठ बोल के, चकमा दे के, आप पूरे सिस्टम को डिफीट करके आप बाहर जाएं और फिर आपके साथी कहें कि वाह वाह वाह, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ, मतलब ये आपने इखलाकी इकदार कर दी है इस मुल्क की, जहां जो सिस्टम को ब्रेक करे, धोखा दे, भगौड़ा हो, इश्तिहारी हो, क्रिमिनल हो, चार्ज्ड हो, कन्विक्टेड हो, वो हीरो है। और जो बेचारा आम आदमी जो है, जिसकी कोई खता भी नहीं है, वो उसको कहें जी देखें ये इनके जमाने में ये था। बिजली की कीमत आपको भी पता है क्यों ज्यादा है, 20 साल का मुआहदा करके गए हुए हैं महंगी बिजली बनाने का। आपको भी पता है कि क्या है एलएनजी की सारा जो स्कैंडल है, आपको भी पता है क्या है। ये तो कई दफा भी बाहर आ गया। इनके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थी आयशा गौस, उनकी जो हस्बैंड है हफीज पाशा, उन्होंने पूरी किताब लिखी हुई है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, और उसमें इन्होंने कहा है कि जी उनके सफा नंबर आई थिंक 71 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका ग्रोथ रेट प्रैक्टिकली 3.2 था, और इन्होंने कोई लवाज़िम वापस करने के फंड्स वो भी नहीं किए, और अपनी इनकम ज्यादा दिखा के उसने कहा जी ये डच डिजीज है, डेट ट्रैप है, और जो हुकूमत आगे आएगी उसको कर्जे ही कर्जे होंगे। ये पूरी किताब इनके फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने लिखी हुई है और किताब लिखी हुई है, ठीक है, आप जाके कर लें। ठीक है आबिद साहब, बेसिक सवाल चूंकि आपसे आपके हवाले से ही हुआ है, सर वापस क्यों नहीं आते सर पाकिस्तान? मंसूर भाई मैं कोई वांटेड नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कोई केसेस नहीं है। मैं अपने कायद के साथ अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब वो इजाजत देंगे उसी वक्त आ जाएंगे। नंबर एक, मैं एक क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा इनकी गुफ्तगू का। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते? ब्रॉडशीट केस में जो दुनिया को बताते रहे, पाकिस्तान के 60 अरब रुपए इन्होंने झूठ के ऊपर डोंसा। इन्होंने इनको इनके एसेट्स, इनके जो मुंह पर पड़ी है, इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया और पैसे निकलवाए। झूठ बोलते रहे ये कौम के सामने जी नवाज शरीफ के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, और झूठ बोलते रहे क्योंकि वहां पे कोई जज अरशद मलिक नहीं था। इन्होंने जज अरशद मलिक के जरिए नवाज शरीफ साहब को झूठे केसों के अंदर सजा दिलवाई। पेनामा 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 में क्या निकला? अकामा अकामा अकामा। फिर अकामे में क्या निकला? बेटे से तनख्वाह नहीं लेनी, तनख्वाह नहीं लेनी। ये है इनकी काली करतूते के पाकिस्तान का 60 अरब रुपया इन्होंने जाया किया। अगर ये इतने ही बड़े दलेर हैं, जाके जाएं, ये इनकी हुकूमत है, कितने 100 अरब रुपए ये पाकिस्तान के लेकर आए। मैं आपको अभी भी कहता हूं कि इन्होंने जहांगीर तरीन को किसके कहने पे नारो दिया? इन्होंने खुसरो मुख्तार को किसके कहने पे नारो दिया? इन्होंने नदीम बाबर को किसके कहने पे नारो दिया? इनको डूब के मर जाना चाहिए कि झूठ बोलते हैं टीवी पे। इनके कंटेनर से लेकर आज तक 2.5 सालों में इन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को क्या दिया? झूठ 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 और स्वाय झूठ के इन्होंने, मंसूर मेरे भाई, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया। ये आइंदा भी झूठ बोलेंगे। ये झूठ की बुनियाद पर इनकी सियासत है। मुझे बताएं कि कोई एक चीज, एक सिंगल एविडेंस इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ प्रोड्यूस किया हो? अलीम खान साहब बैठे हैं, उनकी वालदा के नाम 80 करोड़ रुपए की टीटी जाली अकाउंट्स में गई, इनके पास है, वो एनआरओ लेकर बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो इनके फोल्ड के अंदर है। ठीक, आप मुझे बताएं कि सबसे बड़े चोर जो डाकू अभी कोयटा से भी वो बनाकर लाए। मैं माजरत के साथ मंसूर भाई ये कहना पड़ रहा है कि इस बीबी की जो बेहुदा गुफ्तगू हुई है, नहीं सर, इस तरह नहीं सर, मैं कहा है नहीं सर, मुझे भी सर नो पर्सनल अटैक।
ढूंढना पड़ता है कि इनकी ट्रेनिंग है कि आप किसी को जो मुंह फाड़ के कहे। अब मैं कहूं कि जो कैलिफोर्निया की कोर्ट के अंदर नहीं सर, नहीं ये डिस्कशन नहीं सर, ये वाली डिस्कशन नहीं सर। सुन ले जो इमरान खान पे बदकिरदारी का किरदार का इल्जाम है कैलिफोर्निया की कोर्ट सर मैं आबिद साहब, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इस टॉपिक पे बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए फिर आप जब हमारी माओ बहनों का नाम लेंगे जिस अल्फाज में, तो मंसूर भाई जवाब तो देना पड़ेगा। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, रिकॉर्ड का हिस्सा। सर सियासत की हद तक ही रहें सर। एविडेंस की बेस पे ये बात करें, ये कह देना जी कि डिवोर्स में नवाशी को किधर नहीं करने दिया, ये आपके मन गढ़ंत हैं। ये बजाय चीजें प्रोड्यूस करने की आपने 2.5 सालों में किया क्या है? आपने अवाम को रिलीफ क्या दिया है? आपने मुझे बताएं कि 2.5 सालों में स्वाय झूठ बोलने के आपने पाकिस्तान की अवाम को दिया क्या है? ठीक है, मेरा मंसूर भाई बड़ा सिंपल सवाल है, क्या पेट्रोल सस्ता कर दिया, क्या आटा सस्ता किया, क्या चीनी सस्ती की, क्या बिजली सस्ती की, क्या पाकिस्तान के गरीब को जीने का हक दे दिया, क्या गरीब इंसान को इंसाफ दे दिया? नहीं, इन्होंने किया क्या? ठीक है, उसको पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, उसके ऊपर इल्जाम। इसके अलावा मंसूर भाई इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को कुछ नहीं दिया। तैमूर साहब, सारी लोग हंस रहे हैं जब ये गुफ्तगू करती है। तैमूर तालपुर साहब, ये थोड़ी देर पहले आबिद शेर अली साहब 2 दफा अब तक ये बात रिपीट कर चुके हैं। मैं चूंकि जाहिर बात कैंडिडेट तो आपके खड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि जी फोन आते हैं हमारे सेनेटर्स को और वो ये कहते हैं कि जनाब आपने फलां को वोट देना है, आपने फलां को वोट देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ऐसी कोई शिकायत है? अभी तक तो हमें कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा। पर क्योंकि मैं कराची में बैठा हूं और इस्लामाबाद की खबरें मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, अगली बार आपके शो पे आऊँगा तो सारी रिपोर्टें लेके आऊँगा कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ है। पर मुझे बड़ा दुख होता है जब बात करते हैं खान साहब कि वो NRO नहीं देंगे और ना लेंगे। तो उन्होंने पहला NRO तो तभी दे दिया जब उन्होंने एमनेस्टी का वादा किया था कि कभी भी मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा, क्योंकि एमनेस्टी जो है वो लेते हैं चोर और देते हैं डाकुओं को। तो ली खान साहब ने और दी अपनी बहन को, जिनने क्लेम किया उन्होंने कपड़े सीकर करोड़ों अरबों रुपए बना लिए। तो ये सब हम नहीं करते हैं। और मेरी बहन ने बात की किताबों की कि पता नहीं फलाने का किताब का सफ़ा नंबर 72 पढ़ लें, तो मेरे ख्याल से मैं इनको एडवाइस दूंगा, रिहाम खान साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उसका भी पेज नंबर 72 पढ़ लें। हो सकता है कि ये सोचें कि इनको ये पार्टी छोड़ देनी है और शायद खान साहब को अपना लीडर भी ये कबूल ना करें। अगर ये समझते हैं कि ये 16 मेंबर्स को जो उनको ये कहते हैं कि पैसे लिए हैं उनको अपने वोट के मफाद के लिए माफ कर देंगे, तो इससे बड़ा NRO ना खान साहब ने किसी को दिया है और इतना बड़ा खुद जो लिया है। ये आपके सामने इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई और इनके मॉरल्स के बारे में आपको बताते हैं। ये बात एक करते हैं और काम दूसरा करते हैं। तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम कभी भी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि इनके कुत्ते जो हैं वो गवर्नर हाउस की गाड़ियों में मोबाइल के साथ घूमते हैं अकेले, और इनके कुत्ते इस्लामाबाद वाले जो खान साहब के वो हेलीकॉप्टर्स में आते और जाते हैं। और आप सोचें उस वक्त जो माँ भूखे बेटे के साथ बैठी हुई देख रही होगी इन हरकतों को, उनके दिल से किस किस्म के लफ्ज और किस किस्म की दुआएं इन लोगों के लिए मिलती होंगी। अब ये समझते हैं कि उन्हें एक झूठा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, झूठा, जिसको हमारी लीगल टीम प्रोब कर रही है और प्रूव कर दिया है। 3 बेसिक शर्तें थी। जल्दबाजी में हर चीज करते हैं ना, यू टर्न भी ये लेते हैं। तो जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल शर्त है कि इनको 20% लोगों को आपने रिटर्न व्यूज देने होते हैं कि वो इन पर कॉन्फिडेंस नहीं करते। दूसरा शर्त ये होती है कि वो अपोजिशन से आते हैं, गवर्नमेंट खुद अपने आप को नहीं कर सकती। तीसरी बार जो नोटिस PM साहब ने खुद ही अपने आप को दे दिया है, वो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना आए तो दिस इज टोटली अनवैलिड। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके शो में आज कि हम 6 महीने से बहुत पहले फिर से इन पे नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। हम अपनी 6 महीने से बहुत पहले। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आबिद शेर अली साहब और अंदलीप अब्बास साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लेते हैं, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।